अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ेंगे द हिंदू का। एन ऑनेस्ट रेकनिंग इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है WHO और भारत सरकार के बीच में एक तकरार चल रही है कोविड में हुई जो डेथ्स हैं उनकी गिनती के मामले में। बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ आर्टिकल है। ये आपका इसका क्विज़। इस आर्टिकल में आधा घंटा इन्वेस्ट करें, ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज़ को सीखेंगे आप और बाद में अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। पूरे मन से अगर आपने सीखा है तो आउट ऑफ 5 कम से कम आपको 4 मार्क्स मिलने चाहिए। चलिए क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। अब शुरू कर लेते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना आपका ऑब्जेक्टिव है तो इन एडिटोरियल क्लासेस में ये ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल होता है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, SSC का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। कह रहे हैं एन ऑनेस्ट रेकनिंग। देखिए, रेकनिंग का मतलब होता है गिनती, कैलकुलेशन। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदारी वाला। कह रहे गिनती जो करो ना वो ईमानदारी वाली करो, है ना। ऐसे नहीं चलेगा आपने कुछ भी बोल दिया। रेकनिंग करनी है बिल्कुल ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ। बात किस चीज़ की हो रही है, कौन सी गिनती है भाई? बात हो रही है ऑन सिमरिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड WHO अबाउट कोविड डेथ्स। कह रहे बात हो रही है एक ऐसे डिस्प्यूट की, एक ऐसे झगड़े की जो सिमरिंग है, जो अभी उबाल खा रहा है। सिमरिंग का मतलब क्या होता है? गैस पे सिम करके कोई चीज़ रख देते हो ना, लंबे वक्त तक बॉईल करते हो, उसको उबालते हो। एक उबलते हुए, धीमे धीमे उबलते हुए डिस्प्यूट की बात हो रही है इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। और ये डिस्प्यूट है कोविड में हुई डेथ्स को लेकर के, कितनी मौतें इंडिया में हुई थी। आ गई बात समझ में? रेकनिंग मतलब गिनती, सिमरिंग मतलब उबाल खाता हुआ या बॉइलिंग या स्टीमिंग, है ना, कोई चीज़ जो है उबल रही हो। चलिए आइए टाइटल पैराग्राफ पे देखें क्या कहना चाहता है। कह रहा है इंडिया मस्ट गेट एक्सपर्ट्स टू इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट एक्सेस डेथ्स। कह रहे इंडिया को मस्ट गेट करना ही चाहिए। और किन को? एक्सपर्ट्स को। और किस लिए भाई, क्यों गेट करना है? इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए, एकदम इंडिपेंडेंस के साथ में जांच करवाने के लिए एक्सेस डेथ्स की, जो ज़्यादा डेथ्स हुई हैं उनकी। WHO कहता है कि इंडिया में 40 लाख मौतें हुई हैं। इंडिया कहती है कि हमारे देश में 5 लाख मौतें हुई हैं कोविड के अंदर। तो जो बीच में 35 लाख का गैप है ना, इंडिया को एक्सपर्ट्स की टीम बिठा करके इन 35 लाख मौतों की इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। समझ में आ गई बात? इंडिया आपका सब्जेक्ट है, मस्ट गेट आपकी वर्ब है। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे अपने यहाँ पे, गेट एक्सपर्ट्स टू इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेट। इसका क्या मीनिंग है? देखो, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, अच्छे से आप कर चुके हो बेसिक्स में इसको, अपने इसको आज रिपीट करने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या कहती हैं? जब किसी से कोई काम करवाया जाए तब इन स्ट्रक्चर्स को आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने आपसे पानी मंगवाया, टीचर ने आपसे ऐसे लिखवाया, पुलिस वाले ने किसी से फ़ाइन भरवाया, गब्बर ने बसंती से नचवाया। आगे बात समझ में? काम जो है किसी और से मजबूरी में करवाने के लिए इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जाता है। दिमाग में बैठा लेना कब यूज़ करना है। अब देखो यूज़ करने का तरीका क्या है। हैव, मेक और गेट 3 पॉजिटिव वर्ब्स हैं, इस काम के लिए यूज़ होती हैं। स्ट्रक्चर्स ये होंगे कि मेक समवन प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। मेक मतलब काम करवाना, समवन मतलब जिससे करवाया, और वर्ब की बेस फॉर्म मतलब जो काम करवाया। समझ में आया? हैव समवन बेस फॉर्म, ये भी ऐसे चलेगा। और गेट समवन प्लस में टू इन्फिनेटिव, इसमें आता है टू इन्फिनेटिव, बेस फॉर्म नहीं आता। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, यूज़ करना पड़ेगा बार बार ताकि दिमाग में बैठे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ एग्जाम्पल्स के जरिए। जैसे आप घर से बाहर जा रहे हो बिना मास्क के, तो मैंने आपको देखा और मैंने बोला पुलिस वाला है ना, आपसे फ़ाइन भरवाएगा। देखो, किसी से कोई काम करवाना, पुलिस वाला आपसे फ़ाइन भरवाएगा, है ना। तो अब कैसे यूज़ करोगे स्ट्रक्चर को? द पुलिस मैन विल मेक। अब देखो किससे भरवाएगा? आपसे, तो यू, और काम क्या है? फ़ाइन भरवाना, तो टू पे द फाइन। ध्यान क्या रखना है? मेक के साथ में पे आएगा, टू पे नहीं आएगा। पुलिस मैन विल मेक यू पे द फाइन, पुलिस वाला आपसे फ़ाइन भरवाएगा, मजबूरी में आप भरोगे, है ना। वैसे ही अगर हैव यूज़ करना है तो पुलिसमैन विल हैव यू अगेन पे द फाइन। और अगर आपको गेट यूज़ करना है तो पुलिसमैन विल गेट यू, अब यहाँ पे पे नहीं, यहाँ पे लिखे टू पे द फाइन।
तीनों का मतलब एक ही है। मेक यूज़ किया जाता है मजबूरी को बताने के लिए, हैव यूज़ किया जाता है जब सामने वाले की इच्छा हो किसी काम में तब उससे कोई काम करवाया जाए। बसंती को नाचना और गब्बर ने नचवा भी दिया, तब बसंती के लिए अपने हैव को यूज़ करेंगे। आपको अपना कुछ काम करवाना था, अपनी कार रिपेयर करवानी थी, अपना पंखा रिपेयर करवाना था और मैकेनिक को रिपेयर करना भी था, आपने पैसे दिए और उससे रिपेयर करवाया। तो जब सामने वाले की इच्छा होती है काम करने की, जब उससे करवाओ तो हैव, मजबूरी में वो कर रहा हो, ज़बरदस्ती करवाओ तो मेक। और गेट होता है इनफॉर्मल तरीके से, ये बोलने में ज़्यादा आता है, लिखने में कम आता है ना, गेट इनफॉर्मल। चलिए ये होती है कॉजेटिव्स। फटाफट मैंने आपको दे दिया इनका एक ओवरव्यू। आज के क्विज में इसको यूज़ करेंगे, बेसिक्स में हो चुकी हैं। आ जाओ आर्टिकल पे। अब एक काम करते हैं, सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्ज़ाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। ज़रूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अपनी वोकैब शीट है, सारे पुराने और नए वर्ड्स इसी में मिलेंगे, रोज़ अपडेट होती है। टेलीग्राम ग्रुप से रोज़ इसको डाउनलोड किया करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। आज के वर्ड्स हैं रैकन, रेजिलियंस, अनटर्नेबल, यूबिक्विटस। ये चारों पुराने वर्ड्स हैं। 2 नए वर्ड्स हैं, बर्निश और लैगट। फटाफट देखें सभी को। देखिए रैकन का मतलब होता है 2। पहला तो किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, गिनती करना, और दूसरा कोई चीज़ को कुछ मान लेना। देखो कैलकुलेट करते हो ना तब भी आप किसी अंडरस्टैंडिंग पे आते हो। आपने कैलकुलेट किया कि मेरे इस एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आएंगे, इतने सही हैं, इतने गलत हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग आई ना आपकी। अगर आप अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के ले रहे हो तो कोई चीज़ में अज्यूम या बिलीव कर रहे हो, भाई इतने मार्क्स तो मेरे आ सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। रैकन का मतलब यही होता है किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेना, लेकिन कैलकुलेशन के साथ में। ऐसे नहीं ले लेना, अपने आप नहीं ले लेना, कैलकुलेट करके लेना, लॉजिक के साथ। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। इट इज़ reckoned that India's economy will be second largest by 2050। ऐसा रेकन किया जाता है, माना जाता है, बिलीव किया जाता है, अज्यूम किया जाता है, लेकिन कैलकुलेशन के साथ में, है ना, गिनती के साथ में। तो कह रहे हैं आंकड़ों के साथ में ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई 2050 तक, सेकेंड लार्जेस्ट बाय 2050। इसको सपोज करना या एस्टिमेट करना भी कहते हैं। रैकनिंग इसकी नाउन फॉर्म है। रैकनिंग का मतलब ही होता है कैलकुलेशन। रैकनिंग मतलब कैलकुलेशन। तो आज ये रैकनिंग नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास रेजिलियंस। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है गिर के उठने की ताकत। आपको किसी ने मारा, आप नीचे गिरे, फिर आप बाउंस बैक करके खड़े हो गए फिर से, अब आपने बोला उसको ले फिर से मार, तो ये आपकी रेजिलियंस है। आप गिरने को तैयार ही नहीं हो, गिव अप करने को तैयार ही नहीं हो, है ना। इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस ने, एबिलिटी ने बाउंस बैक करने की हमें हेल्प किया कोप विद करने में, निपटने में 2009 की मंदी से, रिसेशन से ऑफ 2009। अब देखो रेजिलियंस का एडजेक्टिव फॉर्म है रेजिलियंट। जब कोई इंसान रेजिलियंट हो, जब कोई चीज़ रेजिलियंट हो, तब उसके लिए अपने एडजेक्टिव फॉर्म में रेजिलियंट नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। तो आज आप रेजिलियंट को आर्टिकल में देखेंगे। नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म्स के बीच में डिफरेंस करना सीखो, है ना। एडजेक्टिव नाउन्स के साथ में आते हैं, नाउन्स अकेले ही आ जाते हैं। अगला वर्ड है अनटर्नेबल। जो चीज़ टर्नेबल ना हो, जो जस्टिफाइड ना हो, जो एक्सेप्टेबल ना हो, जो लॉजिकल ना हो, जो, समझ गए ना। द थ्योरी वॉज फाउंड टू बी अनटर्नेबल एंड रिजेक्टेड। थ्योरी को पाया गया था अनटर्नेबल, थ्योरी को पाया गया था अनएक्सेप्टेबल और रिजेक्ट कर दिया गया। आगे बात समझ में। अनटर्नेबल हर वो चीज़ है जो मतलब जिसका बचाव ना किया जा सके, आप कह ही ना सको कि ये सही है ना। आपने किसी को कोई चीज़ ऐसी बताई, सामने वाले ने देखते बता दिया गलत है ये, तो वो चीज़ अनटर्नेबल हो जाएगी। अब अनटर्नेबल का एक सिनोनिम होता है इनडिफेंसिबल। इसको आज आप अपने जो आर्टिकल में देखेंगे। इनडिफेंसिबल मतलब जिसको डिफेंड ना किया जा सके, आप बचाव कर ही ना सको, उसको जस्टिफाई कर ही ना सको, है ना, इनडिफेंसिबल। एक वर्ड हमारे पास यूबिक्विटस। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हर जगह है, जो ओमनी प्रेजेंट है, जो वाइड स्प्रेड है, वो है यूबिक्विटस। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक बैग्स आर यूबिक्विटस। प्लास्टिक की थैली आपको हर जगह मिलेगी। तो यूबिक्विटस का एक सिनोनिम है बहुत अच्छा, परवेसिव।
जो परवेड कर जाए, जो हर तरफ फैला हो, अंदर घुस जाए किसी जगह के और हर तरफ फैल जाए ना, परवेसिव। समझ गए ना। तो यूबिक्विटस का सिनोनिम परवेसिव आज आप आर्टिकल में देखेंगे, हर तरफ फैला हुआ, परवेसिव। लास्ट 2 वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स डाल दिए आज मैंने, बर्निश और लैगर्ड। बर्निश का मतलब होता है शाइन करना और पॉलिश करना, किसी चीज़ को स्मूथ करना, ब्राइटन करना, है ना। जैसे आपका फर्नीचर, आपके दरवाजों को आप पेंटर से बर्निश करवाते हो, एकदम स्मूथ तरीके से उनको पेंट करवाते हो, पॉलिश करवाते हो। जूतों को भी पॉलिश करते हो आप, है ना, बर्निश करते हो। द कंपनी इज ट्राइंग टू बर्निश इट्स सोशली रिस्पॉन्सिबल इमेज। कंपनी कोशिश कर रही है पॉलिश करने की, बर्निश करने की, चमकाने की अपनी सामाजिक तौर पे एक जिम्मेदार छवि को, इमेज को। समझ गए ना। तो जूते वूते ही नहीं, हर चीज़ को बर्निश किया जा सकता है। अगर कोई छवि को भी बर्निश कर रहे हो तो भी इस वर्ड को यूज़ करें, बर्निश। लास्ट वर्ड है लैगर्ड। लैगर्ड का मतलब है जो लैग बिहाइंड करता हो, जो पीछे रह जाए, जो आगे रेस में ना निकल पाए, लैगर्ड, है ना। एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। ट्रेडिशनल मोटर कार कंपनीज आर लैगर्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। ट्रेडिशनल मोटर कार कंपनी जो है वो लैगर्ड्स हैं, सभी की सभी पीछे रहने वाली हैं, लैग बिहाइंड करने वाली हैं ईवी स्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेस में। इलेक्ट्रिक व्हीकल में दूसरी कंपनीज आ गई हैं ना, ट्रेडिशनल मारुति पीछे रह गई। अब लैगर को ट्रेलर भी बोलते हैं, जो ट्रेल करे। ट्रेल का मतलब भी होता है पीछे पीछे रहना। ट्रेलर और लैगर एक ही बात है। चलिए, आज के 5-6 वर्ड्स हैं आर्टिकल में, आप देखेंगे। आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ, आपको पता लगे। देखो, समरी बहुत आसान सी है। इंडिया के हिसाब से कोविड में डेथ्स हुई थी 5.5 लाख, लेकिन WHO ने मैथमेटिकल मॉडलिंग से और अपनी प्रोजेक्शन निकाल करके बताया इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में डेथ्स कई गुना ज़्यादा हुई हैं जो वहाँ की सरकारें रिपोर्ट कर रही हैं। इंडिया के केस में WHO का कहना है कि 5.5 नहीं बल्कि 40 लाख मौतें हुई हैं कोविड के दौरान। अब इस पर क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने खास जो है आपत्ति जाहिर की है, बहुत ऑफेंस लिया है इस बात का WHO की। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इसमें ऑफेंस लेने की कोई बात नहीं है। अगर कोई बात है तो वो है ट्रांसपेरेंसी की। अगर कोई संस्था, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कहती है कि आपके आंकड़े गलत हैं, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, बल्कि हमें अपने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। हमें एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठा करके उस ऑर्गेनाइजेशन को बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि दिखाओ आप कैसे अपना कैलकुलेशन करते हो। ये कैलकुलेशन करने का तरीका अगर हम सीख गए तो आने वाली जनरेशन्स को बहुत फ़ायदे मिलेंगे, बीमारियाँ तो आती जाती रहेंगी। तो बस यही आज का आर्टिकल। शर्म मत खाओ, किसी ने कुछ कहा है तो सुधार करने की कोशिश करो या फिर उसको गलत प्रूव करो, है ना। बिना जो है गलत प्रूव किए या सही प्रूव किए किसी से गुस्सा करने का कोई भी मतलब इस स्पेस में नहीं होता, साइंस के स्पेस में। चलिए, आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है इंडिया को क्या करना चाहिए। आ जाओ आर्टिकल को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ना। कह रहे द विजिट ऑफ टेड्रोस घेब्रेयेसस, डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टू गुजरात फॉर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट coincides with a simmering dispute between India and WHO on its forthcoming report on excess COVID-19 deaths between 2020 and 2021। कह रहा जो विजिट है इन साहब की, टेड्रोस साहब की, कौन है ये है DG वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। हुआ क्या, कह रहा है इनकी जो विजिट है गुजरात में, टू गुजरात, और किसके लिए, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट के लिए। एक नई जो कॉन्फ्रेंस है, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। प्रॉपर नाउन है, हर अक्षर बड़ा है, देख रहे हो, आई बड़ा है, एस बड़ा है, जी बड़ा है। कह रहा है इनकी जो विजिट है ना गुजरात में जो हुई है, ये विजिट कोइंसाइड विद होती है, ये विजिट उसी वक्त पे होती है, कंकर विद होती है, करस्पॉन्ड विद होती है। वो किसके साथ, एक झगड़े के साथ में जो है सिमरिंग, जो है बॉइलिंग, जो भी धीरे धीरे उबाल खा रहा है। अब झगड़ा किस किस के बीच में है, बिटवीन एक तो इंडिया के बीच में जहाँ पे गुजरात है ना, और दूसरा WHO के बीच में जिसका ये डायरेक्टर जनरल है। और कब, इसकी फोर्थ कमिंग रिपोर्ट में, इसकी आने वाली रिपोर्ट में WHO की जो है एक्सेस कोविड-19 डेथ्स की, और किसके बीच, 2020 से 2021 के बीच। तो ऐसा हुआ है, ये तो आए हैं इंडिया में किसी और काम से, ये तो आए हैं गुजरात में समिट के लिए, लेकिन इसी समिट के वक्त जब ये आए हैं ना, इसी वक्त एक और झगड़ा भी शुरू हो रहा है, बॉयल कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ऐसा झगड़ा जिसमें WHO कहता है कि बहुत मौतें हुई हैं, इंडिया कहता है कि बहुत कम हुई हैं। विजिट की वर्ब है कोइंसाइड्स विद, कोइंसाइड विद, कोरस्पॉन्ड विद, कंकर विद का मतलब होता है दो चीज़ों का एक साथ होना। आ रही बात समझ में। जैसे आज मैच है IPL का, आप IPL देखते हो और आज आपका एग्ज़ाम भी है, तो आपका मैच और आपका एग्ज़ाम जो है कोइंसाइड विद हो गए, कंकर विद हो गए, साथ में एक ही वक्त पे अकर हो गए। इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही यूज़ करते हैं ना। चलो,
सिमरिंग आप जानते हो, उबाल खाता हुआ, बॉइलिंग है ना, स्टीविंग, यस जो है धीरे धीरे करते हुए जो स्टीमिंग होता है। फोर्थ कमिंग मतलब जो फोर्थ यानी कि सामने से, कमिंग मतलब आ रहा हो, ऐसी चीज़ जो अपकमिंग हो, जो आने वाली हो, जो नेक्स्ट हो, जो एक्सपेक्टेड हो, जो अप्रोचिंग हो, कहलाती है फोर्थ कमिंग। समझ गए ना, फोर्थ मतलब सामने से, कमिंग मतलब आ रहा है, अभी आ रहा है धीमे धीमे सामने से। चलो, कोमा गाइड हो चुकी है चैनल पे, आप खुद ही देख करके बताओ ये टेड्रोस घेब्रेयेसस के बाद में 2 कोमे क्यों लगाए गए हैं, इनकी डेजिग्नेशन बताने के लिए कोमा लगाने की क्या ज़रूरत थी। चलो, सब लोगों को पता होना चाहिए, प्रॉपर नाउन्स के लिए जब भी एडजेक्टिवल फ्रेज आप यूज़ करते हैं तो कोमा से कोमा कोन को अलग करते हैं, है ना। कोमा गाइड में बेसिक्स के अंदर हम ये सीख चुके हैं। चलो, कह रहे इन 2020 द ऑर्गेनाइजेशन हैड कंप्यूटेड 3 million deaths globally from the pandemic, much more than 1.8 million officially reported by countries। अब कह रहे सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये बात तो सभी की है। कह रहे 2020 में ना ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूट किया था 3 मिलियन डेथ्स को, यानी 30 लाख डेथ्स को पूरी दुनिया में इस पैंडमिक से, इस महामारी से, जो कि मच मोर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और किसके मुकाबले भाई, धन लगा के बता रहे हैं, 1.8 मिलियन के, 18 लाख के, जिसको आधिकारिक तौर पे रिपोर्ट किया गया था कंट्रीज़ के द्वारा। तो ये दिक्कत है सारी की सारी। WHO कह रहे हैं कि खाली 2020 में ही पूरी दुनिया में 30 लाख लोग मरे हैं, लेकिन अगर सब कंट्रीज़ के आंकड़ों को माने और उनको जोड़ दें तो उनके हिसाब से 18 लाख की डेथ हुई है। ऑर्गेनाइजेशन की वो है हैड कंप्यूटेड, ये डेथ है, डेथ के लिए एडजेक्टिव रिपोर्टेड, वो वाली 1.8 मिलियन जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुई थी, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव काम कर रही है। सिंपल आर्टिकल है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट वॉज ड्यू टू अपडेट दिस एस्टिमेट फॉर 2021 बट द ईयर एंड बट कुड नॉट, है ना, बाय द ईयर एंड बट कुड नॉट, एंड रिपोर्ट सजेस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉलिंग बाय इंडिया। कह रहे ये जो इट है ना, इट का मतलब है WHO। कह रहे WHO जो है वॉज ड्यू था, बाकी था, पेंडिंग था अपडेट करना। ये अपडेट करने वाला था इस एस्टिमेट को 2021 के लिए, और कब, ईयर एंड तक। 2020 का तो दे दिया आपको, 2021 का एस्टिमेट भी अपडेट करने वाला था 2021 के लास्ट तक, लेकिन ये नहीं कर सका, इट कुड नॉट अपडेट। और रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती हैं, इशारा करती हैं, ये हुआ बिकॉज ऑफ इंडिया की स्टॉलिंग की वजह से, इंडिया की देरी की वजह से, इंडिया की डेली डाली की वजह से। आई बात समझ में। 2020 में 30 लाख WHO के हिसाब से, 2021 में WHO के हिसाब से कितनी, वो भी WHO निकालने वाला था, लेकिन क्यों नहीं निकाल पाया। रिपोर्ट्स ऐसा कह रही है क्योंकि इंडिया ने निकालने से मना कर दिया, इंडिया ने कोऑपरेट नहीं किया होगा, डिले कर दिया पूरे मामले को। इट की वर्ब है वॉज, इट की दूसरी वर्ब है कुड नॉट। अब देखो ये कुड जो है मॉडल वर्ब है, इसके बाद बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए मेन वर्ब बन के। तो देखो इट वॉज टू अपडेट, इट वॉज टू अपडेट, इज टू एम टू आर टू, है ना, कोई काम होने वाला है फ्यूचर में, इट वॉज ड्यू टू अपडेट। और यहाँ देखो इट कुड नॉट, अब यहाँ पे अपडेट अपने आप से आप मान ही लो, ये अपडेट जो ना, अपडेट मेन वर्ब यहाँ पे भी कॉमन है, इट वॉज टू अपडेट एंड इट कुड नॉट अपडेट, ऐसा ही बना हुआ है। रिपोर्ट्स की वर्ब है सजेस्ट, स्टॉलिंग का मतलब होता है किसी काम में ढीलम डाल करना, डिले करना, इसको डिली डाली भी बोलते हैं, डाइथरिंग भी बोलते हैं। डाइथरिंग वर्ड आप देख चुके हो ना इधर का ना उधर का, बस ढीलम ढाल में किसी काम को आगे बढ़ाना। चलो, अब हुआ क्या इससे। कह रहा है अ रिपोर्ट इन द न्यूयॉर्क टाइम्स क्लेम्स दैट WHO एस्टिमेट्स इंडिया अकाउंटेड फॉर 4 मिलियन डेथ्स और अबाउट 8 times द करंट ऑफिशियल टोल ऑफ 5.2 लाख। अब देखो ये सब कुछ हुआ क्यों, WHO ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रिपोर्ट छपी न्यूयॉर्क टाइम में, अमेरिका की एक जो है अखबार में। कह रहा है एक रिपोर्ट आई है इस अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, इसने क्लेम किया है WHO जो है वो एस्टिमेट करता है कि इंडिया जो है उसके पास हिसाब है, अकाउंट फॉर किया है, इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर है ना, और किसके लिए, 4 मिलियन डेथ्स के लिए, 40 लाख मौतों के लिए, या फिर लगभग 8 गुना 8 times, और उसके किसके, करंट ऑफिशियल टोल के 5.5 लाख की, 5.2 लाख की। तो WHO का आंकड़ा तो भी आएगा, उससे पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने बता दिया अंदर की खबर। WHO का मानना है कि इंडिया में तो 8 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं जो भारत सरकार कहती आई है। रिपोर्ट की वर्ब है क्लेम्स, WHO की वर्ब है एस्टिमेट्स, इंडिया की वर्ब है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होना। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखूँ, मैं यूज़ करना सीखोगे ना, अगर फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करोगे, वर्ड्स को, तभी दिमाग में बैठेंगी। मान लीजिए मैं बोलूँ कि इंडिया में गोल्ड्स जो हैं वो 70% जो है ना इंपोर्ट का हिस्सा है, तो मैं लिख सकता हूँ गोल्ड अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स।
आ रही बात समझ में? गोल्ड जो है हिस्सा बनता है, जिम्मेदार होता है 70% एक्सपोर्ट्स का, इंपोर्ट्स का लिख दो, इंपोर्ट्स का, ठीक है, इंपोर्ट्स। वैसे ही जो 4 मिलियन डेथ्स हैं उनके लिए इंडिया अकाउंट फॉर होता है, इंडिया के हिसाब से यहाँ पे 4 मिलियन डेथ्स हुई हैं। चलिए आगे बढ़े, यूज़ करना सीखोगे तभी दिमाग में बैठेंगी। आगे क्या करिए, रिपोर्ट कह रहे द रिपोर्ट drew a sharp response from the center, with the health ministry criticizing WHO's use of mathematical extrapolation and assumptions that did not capture ground realities in India and its resilience on unverified data sources। कह रहा रिपोर्ट ने ड्रॉ किया एक शार्प रिस्पॉन्स को, एक बहुत ही कड़े रिस्पॉन्स को सेंटर से। और कैसे रिस्पॉन्स को? कह रहा के साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री के क्रिटिसाइज करने के, आलोचना करने के WHO के इस्तेमाल को, यूज़ को, मैथमेटिकल जो है एक्स्ट्रापोलेशन को। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है इन्फ्रेंस। जैसे 10 आदमी पकड़ लिए, 2 में से आपने देखा कि 10 में से 2 को कोविड है, तो आपने इस फॉर्मूला को 1000 की पॉपुलेशन पे लगा दिया और आपने बोल दिया कि 200 को कोविड है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना, इन्फ्रेंस निकालना, जनरलाइज करना। तो इंडिया ने यही बोला, बड़ा ही ज़्यादा जो है हेल्थ मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज़ किया कि WHO ने कैसे मैथमेटिकल एक्स्ट्रापोलेशन किया है और कैसे एजम्पशंस लिए हैं, वो एजम्पशंस जो कैप्चर ही नहीं करती हैं ज़मीनी हकीकतों को, भारत की ग्राउंड रियलिटीज़ को, इंडिया की। और इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया WHO की रिलायंस को, डिपेंडेंस को, किस पे? अनवेरीफाइड डेटा सोर्सेज पे, डेटा के ऐसे सोर्सेज पे जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस इतना ही है ये ऊपर वाला। द रिपोर्ट ड्रू अ शार्प रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया फ्रॉम द सेंटर। अब देखो इस सारा रिस्पॉन्स कैसे आया, हेल्थ मिनिस्ट्री के क्रिटिसाइज करने के साथ ही इस पूरी चीज़ को, जिसने ग्राउंड रियलिटी को कैप्चर नहीं किया, और इसके रिलायंस को भी, जो कि डेटा सोर्सेज पे जो अनवेरीफाइड है। ये पूरा का पूरा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। रिपोर्ट की वर्ब होगी ड्रू, दैट की वर्ब डिड नॉट कैप्चर, दैट आया है एजम्पशंस के लिए, है ना। रिलायंस ऑन, डिपेंडेंस ऑन, जानते हैं ना, इनके बाद में ऑन प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। अनवेरीफाइड जिसको वेरीफाई ना किया जा सके। अजम्पशन मतलब आपकी कोई थ्योरी, आपका कोई बिलीफ। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है इन्फ्रेंस या जनरलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया ना, 20 लोगों का सर्वे लिया, उनमें 2 को कोविड है, तो गांव में 2000 लोग हैं तो आपने बोल दिया भी 200 को कोविड है। ऐसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना, डेटा को आगे से आगे जनरलाइज करना। कह रहे WHO is set to release its estimates for most countries in the near future, but the disclosure of India's displeasure again shines the light on a long-standing discomfort with independent estimates of death toll। कह रहे WHO सेट है, WHO तैयार है रिलीज़ करने के लिए इसके एस्टिमेट्स को, इसके अनुमान को। और किसके लिए? ज़्यादातर कंट्रीज़ के लिए, मोस्ट कंट्रीज़ के लिए। और कब? जल्दी ही फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर। कह रहे WHO तो तैयार है, लेकिन बट हुआ क्या? जो डिस्क्लोजर है, जो रेवलेशन है, और किसकी? इंडिया के डिस्प्लेजर की। इंडिया ने जो रिवील किया है अपनी डिस्कम्फर्ट को, डिस्प्लेजर को, नाराज़गी को। कह रहा है ये एक बार फिर से शाइन करता है लाइट को, ये एक बार फिर से प्रकाश को डालता है, सबके सामने लाता है एक लंबे वक्त से बने हुए डिस्कम्फर्ट को, लंबे वक्त से बने हुए परेशानी को, जो इंडिया की है इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के साथ में, यहाँ पे हुई डेथ्स की टोल की, यहाँ पे हुई डेथ्स के आंकड़ों की। तो WHO सबके आंकड़े अभी देगा फ्यूचर में, लेकिन इंडिया ने जो अपनी नाराज़गी दिखाई है ना, डिस्प्लेजर दिखाया है, ये डिस्प्लेजर इसी चीज़ पे लाइट डालता है कि इंडिया जो है बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है बाहर की कोई भी एजेंसी इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आकर के डेथ्स को काउंट करना शुरू करे। WHO की वर्ब है इज, डिस्क्लोजर की वर्ब है शाइन्स। डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना, रिवील करना, सबके सामने किसी चीज़ को रखना। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब जो लंबे वक्त से स्टैंड कर रहा हो, हमेशा बना हुआ हो। डेथ टोल मतलब डेथ का आंकड़ा। चलो सिंपल आर्टिकल है, इसलिए थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, है ना। शाइन द लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, रोशनी डालना, सबके सामने क्लियर रखना। कह रहे अ हाई डेथ टोल अंडरमाइंस इंडियाज ऑफिशियल डिस्कोर्स दैट इट हैज़ परफॉर्म्ड बेटर देन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज विद बेटर डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहे अगर मौतों की संख्या ज़्यादा आ गई, अ हाई डेथ टोल आ गई, ये अंडरमाइन कर देगा, कमज़ोर बना देगा, वीक कर देगा इंडिया के ऑफिशियल नैरेटिव को, डिस्कोर्स को। इंडिया ने जो ऑफिशियल कहानी बनाई है, जो डिस्कोर्स या डायलॉग या कम्युनिकेशन दिया है, दैट वो क्या डिस्कोर्स है? दैट वो ये कि इंडिया ने परफॉर्म किया है बेहतर, बेटर, और बजाय किसके? बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के, जिनके पास बेटर जो डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो अगर डेथ टोल ज़्यादा आ गई, 5 की जगह 40 लाख हो गया, तो सरकार का ये नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा ना। सरकार जो कम्युनिकेट करती है पूरी दुनिया में कि इंडिया का देखो
कितना अच्छा है यूएस से और इधर से उधर से, तो ये सारा नैरेटिव जो है वो अंडरमाइन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसलिए सरकार जो है इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स को क्रिटिसाइज़ करती है कि आपका एस्टिमेट गलत है। डेथ टोल की वर्ब अंडरमाइंस, अंडरमाइन करना मतलब वीक बनाना। कल ही ये वर्ड आया था, है ना, वीकन, क्रिपल, डेबिलिटेट, अंडरमाइन। इट की वर्ब है हैज़ परफॉर्म्ड। इट मतलब इंडिया, इंडिया के लिए आया इट। डिस्कोर्स मतलब नैरेटिव, डायलॉग, कम्युनिकेशन, जो कहानी आप सबको बता रहे हो वो आपका डिस्कोर्स है। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब पहले वाले में तो इसने रीज़न बता दिया, WHO क्या चाहता है और इंडिया क्या चाहता है। अब दूसरे वाले में बता रहे हैं इसका हल क्या है ना, इसका सोल्यूशन क्या है। कह रहा वाइल इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली बिन अ लैगर्ड इन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स largely due to wide disparity in health services across states, it has in recent years improved medical registration of deaths to as much as 86% in 2080। कह रहे जहाँ इंडिया जो है ट्रेडिशनली रहा है एक लैगर्ड, लैगर्ड का मतलब पिछड्डू, ट्रेलर, आइडलर, जो हमेशा पीछे रह जाता है। जहाँ इंडिया ट्रेडिशनली पीछे रहने वाली कंट्री रही है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में, अगर स्वास्थ्य की बात हो, स्वास्थ्य के आंकड़ों की बात हो। कह रहा हुआ क्या, और ये हुआ है लार्जली मोटे तौर पे ड्यू टू वजह से बहुत लंबी डिस्पैरिटी के, बहुत लंबी चौड़ी जो है असमानता के। और किसमें, हेल्थ सर्विसेज में, स्टेट्स के अक्रॉस। किसी स्टेट में बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, किस में बहुत ख़राब है। इस वजह से इंडिया ट्रेडिशनली हेल्थ में पीछे रहा है, कहीं कहीं तो बहुत ही ख़राब हालत है किसी किसी स्टेट्स में। कह रहा जहाँ ऐसा है, कह रहा वहीं पे इसने इट हैज़ रिसेंट ईयर्स में इम्प्रूव किया है। तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड, इट सब्जेक्ट हो गया, हैज़ इम्प्रूव्ड इसकी वर्ब होगी। और किसको इम्प्रूव किया है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स को, और कहाँ तक, 86% तक 2018 में। आई बात समझ में। तो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में इंडिया पीछे रहा है, लेकिन 2018 में इसने इंप्रूवमेंट लेकर के आया है। अब जो है 86% डेथ्स जो है इंडिया में 2018 तक ठीक से रजिस्टर होना शुरू हो चुकी हैं। इंडिया की वर्ब है हैज़ बिन, लैगर्ड का मतलब है पिछड्डी, ट्रेलर, डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिस प्लस में पैरिटी, असमानता। पैरिटी मतलब इक्वालिटी, डिस मतलब उल्टा, तो असमानता को बोलते हैं डिस्पैरिटी, या डिफरेंस को बोलते हैं डिस्पैरिटी। इट की वर्ब है हैज़ इम्प्रूव्ड। चलो और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। एज मच एज किसी बड़े आंकड़े को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। डेथ्स 286% ऐसे भी लिख सकते थे बिना एज मच एज के। एज मच एज का मतलब क्या होता है, इतना बड़ा आंकड़ा, 86% जितना बड़ा आंकड़ा, है ना। किसी आंकड़े पे जोर देने के लिए, बड़ा बताने के लिए एज मच एज लिखा जाता है। चलो कह स्टेट्स such as Tamil Nadu, Kerala and Mizoram, for instance, have nearly 100% death registration, but even in these states, the percentage of certified deaths ascribing a cause is lower। कह रहे states जो हैं जैसे कि तमिलनाडु, केरला और मिजोरम, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, ये लगभग नियरली 100% डेथ रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। हैव, इनके पास है लगभग 100% डेथ का रजिस्ट्रेशन। कह रहे लेकिन यहाँ भी इन स्टेट्स में भी इवन जो परसेंटेज ऑफ डेथ्स हैं, सर्टिफाइड डेथ्स हैं, और कौन सी, जो एस्क्राइबिंग है, जो एसोसिएटेड विद हैं किसी कारण से, किसी कॉज से, वो लोअर है, बहुत ही कम है। तो डेथ्स का रजिस्ट्रेशन तो इंडिया में होने लगा है, लेकिन अभी भी डेथ क्या ये नहीं लिखते हैं डेथ किस वजह से होती है ना। एक्सीडेंट से होती है, हार्ट अटैक से होती है, नेचुरल डेथ है, कोविड डेथ है। तो रीजन वाली डेथ जो है उनका परसेंटेज आज भी बहुत कम है, यहाँ तक कि इन स्टेट्स में भी। स्टेट्स की वर्ब है हैव, फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज की वर्ब है इज़। परसेंटेज, पोर्शन, प्रपोर्शन, इनकी वर्ब को सिंगुलर ही रखा जाता है ना। परसेंटेज, पोर्शन, प्रपोर्शन, वर्ब कैसे देंगे, इनको सिंगुलर देंगे। एस्क्राइब करने का मतलब होता है एसोसिएट विद करना, जोड़ देना किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में। तो सर्टिफाइड डेथ्स एस्क्राइबिंग का मतलब है सर्टिफाइड डेथ्स एसोसिएटेड विद अ कॉज, है ना, एसोसिएटेड विद अ कॉज। चलो ये इंस्टेंस और इंस्टेंट वाला देख चुके हो ना। देखो इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, है ना, वाक्य, एक एग्जाम्पल। इंस्टेंट का मतलब होता है मोमेंट, कोई क्षण, कोई पल। तो दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। इंस्टेंस मतलब उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल के लिए, लेकिन इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, मोमेंट या क्षण या पल, एक छोटा सा टाइम का टुकड़ा इंस्टेंट होता है। दोनों अलग वर्ड्स हैं, दोनों का अलग अलग यूज़ है, एक जगह इनको यूज़ मत कराना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ना। हाँ, कह रहे स्टेट्स सच एज बिहार, झारखंड एंड यूपी हैव लेस देन 50%, इवन फ्यूअर डेथ सर्टिफाइड डेथ्स। कह रहे अब इनकी क्या बात करनी इन स्टेट्स की, भाई ये स्टेट्स तो ऊपर वाली तो बड़ी बढ़िया थी, ये जो स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड और यूपी, जो ट्रेडिशनली थोड़ा पीछे रहती हैं डेवलपमेंट में, कह रहे ये स्टेट्स में लेस देन 50% है, और यहाँ तक कि इससे भी कम फ्यूअर सर्टिफाइड डेथ्स है।
इन स्टेट्स की बात कर रहा है, स्टेट्स की वर्ब है हैव, ठीक है। चलो ये लेस और लेसर वाला कॉन्सेप्ट कई बार कर चुके हैं, सभी लोग अपनी डायरी खोलो नोट्स वाली और खुद से चेक करो लेस की जगह लेसर क्यों नहीं आ सकता। कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लेसर आता है, लेस और लेसर में क्या डिफरेंस होता है। हो सके तो लेसर पे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, कमेंट्स में डालो। चलो रोज़ सारे कॉन्सेप्ट अपने रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए डायरी बना लो, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा अपने रिवाइज भी किया करो। कह रहा है द इन्फेक्शियस परवेसिव नेचर ऑफ द पैंडमिक continues to strain and overwhelm the most resilient health system and there will never be an exact count of the toll। अब ये बता रहा है एक ज़मीनी हकीकत को, कह रहा है जो नेचर है इस पैंडमिक का और कैसा इन्फेक्शियस बहुत फैलने वाला और परवेसिव हर तरफ फैलने वाला। कह रहा है जो ओमनी प्रेजेंट और यूनिवर्सल और इन्फेक्शियस नेचर है इस पैंडमिक का, ये जारी है स्ट्रेन करना मतलब दबाव डालना, ये आज भी जारी है दबाव डालना और ओवरवेल्म करना, ओवरबर्डन करना। और किसको? दुनिया में सबसे रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स को भी। रेजिलिएंट मतलब जो गिर के खड़ा हो जाए, जिसमें रेजिलियंस हो। कह रहा है ये जो पैंडमिक है इसका नेचर इस टाइप का है कि ये हमेशा से ही दबाव डालता आ रहा है, ओवरबर्डन करता आ रहा है दुनिया में सबसे मजबूत हेल्थ सिस्टम्स को भी। कह रहा है और ये बहुत ही मुश्किल होगा, देयर विल नेवर बी, ऐसा कभी भी नहीं होगा क्या एक एग्जैक्ट काउंट होगा जो टोल का, डेथ के आंकड़ों का। तो ये सिस्टम ही ऐसा इस बीमारी का कि इसमें सही आंकड़ों को तो कभी भी निकाल पाना बहुत मुश्किल है, कभी भी हो ही नहीं पाएगा। आई बात समझ में? नेचर की वर्ब है कंटिन्यूस। अच्छा एग्जैक्ट काउंट की वर्ब है विल नेवर बी, ठीक है। देयर से क्लोज शुरू हो रहा है इसलिए सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में रखा गया है ना। वर्ब आपकी विल बी और सब्जेक्ट आपका एग्जैक्ट काउंट है ना, देयर से शुरू होने की वजह से। चलो रेजिलिएंट आप जानते हो जो गिर के खड़ा हो जाए, ओवरवेल्म मतलब ओवरबर्डन करना, परवेसिव मतलब यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल, वाइड स्प्रेड, हर तरफ फैला हुआ कहलाता है परवेसिव। अब कह रहा है वाइल इट इज़ पॉसिबल दैट रिसर्चर्स कुड यूज इनडायरेक्ट मेथड्स दैट मे ओवर एस्टिमेट द टोल, इट इज़ इनडिफेंसिबल ऑन इंडियाज पार्ट to maintain that its official estimates offer a more accurate picture। कह रहा अब ये बात हम सब जानते हैं कि सही से कैलकुलेट नहीं हो सकता, ना इंडिया कर सकता ना WHO कर सकता है ना, इस बात पे कोई झगड़ा ही नहीं है। अब आगे कह रहा है जहाँ ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल, ये पूरा काम जो है मुमकिन है, दैट वो ये कि रिसर्चर्स यूज़ करें इनडायरेक्ट मेथड्स को, कंप्यूटर मॉडल्स को, जो कि हो सकता है ओवर एस्टिमेट कर दें, ज़रूरत से ज़्यादा जो एस्टिमेट कर दें, कैलकुलेशन कर दें डेथ की टोल को। कह रहे हम ये बात भी मानते हैं कि रिसर्चर्स जो है कंप्यूटर मॉडल यूज़ करते हैं जिसमें डेथ की टोल थोड़ी ज़्यादा बताई जा सकती है। कह रहे ये बात भी ठीक है। कह रहे फिर भी ये इनडिफेंसिबल है, मानने लायक नहीं है, इलॉजिकल है, इनटेनेबल है इंडिया की तरफ से ऑन इंडियाज़ पार्ट, कि ये मेंटेन करे, इंडिया इस चीज़ पे अड़ा रहे, दैट वो ये कि इसका जो सरकारी आंकड़ा है वो ऑफर करता है और ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर को। तो हम सबको पता है कि कोई भी ठीक से काउंट नहीं कर सकता, ना इंडिया ना WHO। फिर इंडिया अगर WHO का कोई एस्टिमेट आता है तो उसको सिरे से खारिज करने की बजाय उसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। सीधे सीधे अड़के यूँ कह दो कि तुम्हारा गलत हमारा सही, तो ना तो उनका सही है ना आपका सही है, हम सब जानते हैं। अरे बात समझ में? लॉजिकली आपको बता रहा है इंडिया को कैसे इस चीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए था। इट की वर्ब है इज़, रिसर्चर्स की वर्ब है कुड यूज़, दैट की वर्ब है मे ओवर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट करना मतलब ज़रूर से ज़्यादा एस्टिमेट करना। इट की वर्ब है इज़, इनडिफेंसिबल मतलब इंटेनेबल, अनटेनेबल है ना, इलॉजिकल, जिसको आप डिफेंड ना कर पाओ, जिसको जस्टिफाई ना कर पाओ। अच्छा एस्टिमेट्स की वर्ब है ऑफर। और कुछ देखने वाला है इसमें? ओवर एस्टिमेट जो है ना, इसको मैंने थोड़ा सा बनाया है। देखो ओवर एस्टिमेट मतलब ज़रूर से ज़्यादा एस्टिमेट करना, ओवर रेट मतलब ज़रूर से ज़्यादा रेट करना, ओवर टाइम मतलब टाइम से ज़्यादा जो है काम करना। तो ये ओवर लगा करके ज़रूर से ज़्यादा वाले मीनिंग वाले जो वर्ड्स जो हैं बनाए जाते हैं। इनडिफेंसिबल हो गया है ना। चलो कह रहा वाइल इट मे बी ईयर्स बिफोर द ट्रू नंबर्स आर नॉन, इंडिया शुड व्यू डेथ एस्टिमेट्स नॉट एज एन इंडाइटमेंट but as a marker for future generations that they may be better equipped and so invest appropriately to improve preparedness against inevitable blights। अब वही लास्ट में आपको दे रहा है इंडिया को सजेशन। कह रहा है जहाँ कई साल निकल जाएंगे, इट मे बी ईयर्स, जहाँ कई साल होने वाले हैं इससे पहले कि सच्चे आंकड़े जो हैं सबके सामने आते हैं आर नॉन। कई सालों बाद हमें पता लगेगा, 10-20 सालों बाद इंडिया में कितनी डेथ्स हुई थी। कह रहा है जहाँ ये हो सकता है कई साल लग जाएं, इंडिया को फिर भी देखना चाहिए डेथ के एस्टिमेट्स को जो WHO लाया है, ना कि एक इंडाइटमेंट के तौर पे।
इंडाइटमेंट मतलब एक्यूजेशन, आपके ऊपर आरोप लगा है। तो इंडिया को एक आरोप के तौर पे नहीं देखना चाहिए, नॉट एज एन इंडाइटमेंट, बल्कि देखना चाहिए एक मार्कर के तौर पे, एक निशान के तौर पे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि दैट वो हो जाएं मे बी और ज़्यादा अच्छे तरीके से इक्विप्ड, और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार, और साथ ही साथ वो इन्वेस्ट भी करें सही तरीके से अप्रोप्रिएटली इम्प्रूव करने के लिए अपनी प्रिपेयर्डनेस को, अपनी रेडीनेस को, अपनी तैयारी को। और किसके खिलाफ? कभी भी आने वाली इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल या इनएस्केपेबल ब्लाइट्स के लिए, इनएस्केपेबल महामारियों या पैंडमिक्स के लिए, बीमारियों के लिए। आई बात समझ में? तो आंकड़ों में टाइम लगेगा अभी 10-20 साल। अब जो एस्टिमेट्स आए हैं, इंडिया को उनको अपने ऊपर आरोप की तरह, अपने ऊपर ब्लेम की तरह नहीं देखना चाहिए, इनको देखना चाहिए एक मार्कर के तौर पे। इस मार्कर का सहारा लेकर के आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना सीखेंगी अपने रिसोर्सेज को, ताकि वो तैयार रहें किसी भी बीमारी के सामने, उसको अच्छे से इम्प्रूव करके जो रेडी रहें उसके सामने, है ना। इंडिया की वो शुड व्यू, दे की वर्ब है मे बी, दे आया है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तो दे की पहली वर्ब है मे बी, दूसरी वर्ब है मे इन्वेस्ट, मे बी एंड मे इन्वेस्ट। बेटर इक्विप्ड का मतलब होता है अच्छे तरीके से इक्विप्ड होना, बड़ी फैसिलिटी होना, इक्विपमेंट होना आपके पास, है ना, इक्विप्ड होना। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है तैयारी, रेडीनेस। इनएविटेबल जिसको रोका ना जा सके, अनअवॉइडेबल हो। ब्लाइट मतलब महामारी, डिसीज, स्कर्ज, है ना, कोई भी बड़ी एलिमेंट। कह रहा है इंडिया मस्ट ऑल्सो ऑफिशियली कमीशन अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, supply them with the best available data and have them independently investigate excess deaths, publishing their methods and numbers without fear or favor in reputed journals। कह रहे इंडिया को एक और काम करना चाहिए, इंडिया को ऑफिशियली कमीशन करना चाहिए, बिठाना चाहिए। कमीशन करना मतलब किसी को इस्टेब्लिश करना, बिठाना, एक बिठाना चाहिए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को, और इंडिया को सप्लाई करना चाहिए इन लोगों को बेस्ट अवेलेबल डेटा, और इंडिया को इन लोगों से हैव, अगेन पॉजिटिव व्यूज़ है, इन लोगों से करवाना चाहिए इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट, और किसको? एक्सेस डेथ्स को, ज़्यादा मौतों को। अब ये सारा काम कैसे करना है? ये सारा काम करना है पब्लिश करते हुए उनके मेथड को और उनके आंकड़ों को, बिना डर और बिना किसी शंका के, फेवर के, किसी की तरफदारी के, रेप्यूटेड जर्नल्स में, बड़े बड़े रेप्यूटेशन वाले जो है मैगजीन्स में। तो ये है सही तरीका। अगर आप किसी एक डेवलप्ड कंट्री जो वर्ल्ड पावर बनना चाहती है, उस रास्ते पे जाना चाहती है, तो वो कंट्रीज इस तरह के काम करती है। वो कोई चीज़ के ऊपर अपने ऊपर जो है ब्लेम नहीं लेती है। वो कंट्री क्या करती है? एक्सपर्ट्स की टीम बिठाती है और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ में दुनिया के सामने रखती है। इंडिया की वो है मस्ट कमीशन, मस्ट सप्लाई एंड मस्ट हैव समवन डू समथिंग। याद है ना? गेट समवन टू डू समथिंग, मेक समवन डू समथिंग। तो हैव देम इन्वेस्टिगेट, प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। पब्लिशिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इंडिया ये सारे काम करेगा तभी पब्लिश भी करेगा उनके तरीकों को काम करने के और उनके नंबर्स को। फेवर मतलब तरफदारी, रेप्यूटेड मतलब विद रेप्यूटेशन, बहुत ही रिस्पेक्टेड हो। चलिए, कह रहे दिस वुड गो अ लॉन्ग वे इन बर्निशिंग इंडियाज हेल्थ क्रेडेंशियल। कह रहे ये चीज़ एक लंबे वक्त तक, लंबे रास्ते जाएगी, बहुत लंबी रोड पे जाएगी, बर्निश करने में, पॉलिश करने में इंडिया के हेल्थ के क्रेडेंशियल्स को। हेल्थ के सेक्टर में इंडिया के जो प्रमाण पत्र हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो बिलीवेबल है, जो ट्रस्टवर्दीनेस है इंडिया की, तो लंबे वक्त तक इंडिया को फ़ायदा करेगी ये वाली चीज़। दिस की वर्ब है वुड गो अ लॉन्ग वे मतलब लंबे वक्त तक फ़ायदा करना, बर्निश करना मतलब पॉलिश करना, ब्राइटन करना, शाइन करना, क्रेडेंशियल मतलब आपके सर्टिफिकेट्स। चलिए, सिंपल आर्टिकल आज का, पर इंटरेस्टिंग था, है ना। कोशिश मेरी ये होती है कि 100% अंडरस्टैंडिंग आपकी भी आए जैसी मेरी आती है। कोशिश आप भी यही किया करो, इसी तरीके से आर्टिकल्स को खुद भी पढ़ा करो। क्लास को लेने से पहले आर्टिकल को अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हो तो क्लास का पूरा बेनिफिट नहीं ले रहे हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, पहले आपको क्लास को खुद से पढ़ना है, मतलब पूरे आर्टिकल को, फिर क्लास को लेना है। अपने क्विज़ पे आ जाओ। किसी चीज़ को शाइन या पॉलिश करना, इसके लिए वन वर्ड क्या है? तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप सब लोग समझदार हो, है ना, इसको आप कर ही दोगे। अच्छा, सेकंड के अंदर कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। इंडिया ने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया है 4 मिलियन आंकड़ों का जो आंकड़ा है डेथ्स का हमारे देश में जो हुई हैं, इस आंकड़े को? अब देखो, आर्टिकल अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो मेरे ख्याल से आपको ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ऑप्शन। इंडिया क्यों मना कर रहा है भाई? 4 मिलियन हमारे यहाँ डेथ्स नहीं हुई, इंडिया क्यों इस बात पे जो है गुस्सा खा रहा है? तो ये आप देख लो, ABCD में से कौन सा आंसर है। ढंग से पढ़ा है तो मेरे ख्याल से देखते ही पकड़ में आ जाएगा, और नहीं पकड़ में आ रहा तो पहले कोशिश करो। कमेंट सेक्शन में हिंट के साथ में आंसर डाल रहा हूँ इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, जाके वहाँ से चेक कर लेना। तीसरे और चौथे में एरर मिलेगी आपको, इस सेंटेंस में दो एरर्स आपको कहाँ मिलेगी पहले खुद से देख लो, फिर मैं यहाँ पे आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। पहले चेक कर लेना इस वर्ड को, ठीक है।
और फिर चेक कर लेना पॉजिटिव वर्ब हैव को। इन दोनों को चेक करोगे तो आपको 2 एरर्स शायद यहाँ पे मिल जाए। लास्ट में एक वन वर्ड है, अ फॉर्मल एक्यूजिशन, किसी पे एक एक्यूजिशन आरोप लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंडाइटमेंट बोलते हैं, लेगड बोलते हैं, क्रेडेंशियल्स बोलते हैं या एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। चारों वर्ड्स का मीनिंग आप जानते हो, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत आए तो पहले पूरे क्विज़ को एक अटैम्प्ट दो, फिर फर्स्ट कमेंट में जाकर के 5 में से 5 मार्क्स को, मतलब 5 क्वेश्चंस के आंसर को चेक करो। हिंट्स के साथ में आंसर्स वहाँ पे डाल देता हूँ। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कोई भी कोर्सेज रिलेटेड क्वेरी हो आपकी, राइटिंग स्किल्स, एसएससी या बैंकिंग, तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं अपनी ऐप पे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से। अंटिल देन, साइनिंग आउट।